हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के तीसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 9 अक्टूबर 2021 के शिफ्ट सेकंड फीमेल में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रेंच क्रांति के संदर्भ में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह 26 अगस्त 1789 को घोषित किया गया था। दूसरा, इसके सार्वभौमिक सिद्धांत थे। तीसरा, यह थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला और दूसरा कथन सही है, और जो तीसरा कथन है यह थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था, ये पूरी तरीके से गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, 1917 की रूसी क्रांति के समय पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति डैश थी। पहला, जनवादी तथा समाजवादी क्रांतिकारी। दूसरा, उदारवादी तथा समाजवादी प्रजातंत्रवादी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। 1917 के रूसी क्रांति के समय पर महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रवृत्ति जनवादी तथा समाजवादी क्रांतिकारियों के साथ साथ उदारवादी तथा सामाजिक प्रजातंत्रवादी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति डैश की स्थापना के लिए हुई थी। पहला, समतावादी समाज। दूसरा, सामंतवाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, फ्रांसीसी क्रांति की स्थापना समतावादी समाज की स्थापना के लिए हुई थी, और यह घटना 1789 की है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, रूसी सम्राटों को डैश के रूप में भी जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, जार। रूसी सम्राटों को जार के रूप में भी जाना जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित भावनाओं में से कौन सी फ्रेंच क्रांति के साथ नहीं जुड़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्क्सवाद। आधुनिक राष्ट्रवाद, नागरिकता के अधिकार और राष्ट्र की संप्रभुता फ्रेंच क्रांति से जुड़ी भावनाएं एवं विचार है, जबकि मार्क्सवाद का संबंध फ्रेंच क्रांति से नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का उद्घाटन कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1916 में। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी और इन्होंने भारतीय राजनीति में 1914 में प्रवेश किया था। 1915 में इन्होंने अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से इस बात का प्रचार किया कि गोरे उपनिवेशों की तरह भारतीय जनता को भी अपनी सरकार बनाने का अधिकार मिले। फिर क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस स्वराजवादी थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कांग्रेस स्वराजवादी थे। 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसके अध्यक्ष CR दास एवं महासचिव मोतीलाल नेहरू थे, और पार्टी का नाम स्वराज शब्द से लिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, रूस की फरवरी क्रांति के परिणाम स्वरूप डैश हुआ था। पहला, एक तंत्र सुदृढ़, और दूसरा, अस्थायी सरकार का गठन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी रूस की फरवरी क्रांति जो कि 1917 में हुई थी, उसके परिणाम स्वरूप एक अस्थायी सरकार का गठन हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 9, भारत में 1857 के विद्रोह के दौरान गांव-गांव संदेश पहुंचाने के लिए किस खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चपाती। 1857 में शुरू हुए भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम में चपातियाँ यानी रोटियाँ गांव-गांव में क्रांति की ज्वाला जगाने और गुप्त संदेश पहुंचाने का माध्यम थी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, 1785 में मैरी एंटोनेट किस अफेयर में फंस गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डायमंड नेकलेस। फ्रांसीसी राजा लुई 16वें की पत्नी रानी मैरी एंटोनेट थी। हीरे के हार का मामला 1785 में लुई 16वां के दरबार में एक घोटाला था, जिसने फ्रांसीसी क्रांति की पूर्व संध्या पर फ्रांसीसी राजशाही को बदनाम किया।
इस घोटाले में राजी मैरी एंटोनेट भी शामिल थी। मैरी एंटोनेट ने एक महंगे हीरे का हार प्राप्त करने के लिए क्राउन के जौहरी को धोखा देने के अपराध में भाग लिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 11, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ब्रिटिश कंजर्वेटिव सरकार द्वारा नियुक्त 7 सांसदों का समूह था। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे एवं अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य थे। फिर क्वेश्चन नंबर 12, भारत के 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसकी विफलता का एक कारण भारतीयों के बीच फूट थी। दूसरा, 1857 की क्रांति ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला एवं दूसरा दोनों ही कथन सही है। 1857 की क्रांति के संदर्भ में ये बात भी सही है कि इसकी विफलता का मुख्य कारण भारतीयों के बीच फूट थी, और ये भी सही है कि 1857 की क्रांति के कारण ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में लिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1929। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता, अर्थात स्वाधीनता का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। फिर क्वेश्चन नंबर 14, 6 नवंबर 1924 को स्वराजवादियों और नो चेंजर्स के बीच के संघर्ष को किसने समाप्त किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। 6 नवंबर 1924 को महात्मा गांधी ने CR दास और मोतीलाल नेहरू के साथ एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करके स्वराजवादियों और नो चेंजर्स के बीच के संघर्ष को समाप्त किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15, रूसी क्रांति के दौरान 9 जनवरी 1905 को एक पादरी फादर गयान के नेतृत्व में श्रमिकों की भारी भीड़ डैश की ओर बढ़ी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विंटर पैलेस। रूसी क्रांति के दौरान जनवरी 1905 को एक पादरी फादर गयान या ज्ञापान के नेतृत्व में श्रमिकों का एक जुलूस विंटर पैलेस के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कॉसेक्स दल ने मजदूरों पर हमला बोल दिया और इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए तथा लगभग 300 से ज़्यादा मजदूर घायल हुए थे, और इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से मानी जाती है, और इसी घटना के कारण रूस में हड़तालें होने लगी, और इसी दौरान जार निकोलस सेकेंड ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला, साइमन कमीशन 1931, दूसरा बटलर कमीशन 1927 और तीसरा मुद्दिमन समिति 1924। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी जो केवल पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन 1931 वो सही नहीं है, क्योंकि साइमन कमीशन 1927 में नियुक्त किया गया था और ये भारत में 1928 में आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 17, रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन डैश में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1898 में। कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का गठन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी डैश में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1873 में। प्रथम वैश्विक आर्थिक मंदी 1873 में हुई थी। 1873 का आतंक एक वित्तीय संकट था जिसके कारण यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आर्थिक पतन हुआ एवं यह 1896 तक जारी रहा था। फिर क्वेश्चन नंबर 19, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दूसरा। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1956 से 1961 तक था उसे महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है, और इस योजना में भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया था, जिसके तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता की थी?
पहला जेबी कृपलानी, दूसरा बाबू राजेंद्र प्रसाद और तीसरा बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जेबी कृपलानी, बाबू राजेंद्र प्रसाद और बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद। इन तीनों ने ही चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की सहायता की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 21, 1887 की ब्रटलैंड रिपोर्ट ने डैश के बारे में बताया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सतत विकास। वर्ष 1987 में प्रकाशित ब्रटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास के बारे में बताया गया। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग ने अपनी ब्रटलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य प्रकाशित किया, जिसमें पोषणीयता को परिभाषित किया गया। और ब्रटलैंड रिपोर्ट के अनुसार सतत पोषणीय विकास का अर्थ है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति किया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 1929 के आर्थिक संकट ने इटली में फासीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, फासीवादियों ने यहूदी समुदाय को नीचा बताया और आर्य जाति को एक श्रेष्ठ जाति के रूप में चित्रित किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला कथन सही है, दूसरा कथन पूरी तरीके से गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, 1832 में समाजवाद शब्द प्रिंट में पहली बार फ्रांसीसी पत्रिका डैश में देखा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ले ग्लोब। 1832 में समाजवाद शब्द प्रिंट में पहली बार फ्रांसीसी पत्रिका ले ग्लोब में देखा गया था और इस पत्रिका की स्थापना पियरे लेरोक्स और एक प्रिंटर अलेक्जेंडर लाचेवार्डियर ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, इसका शुरुआत आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्नांडिस की हत्या से हुई थी। दूसरा, जर्मन फ्रांस और रूस का सहयोगी भागीदार था। तीसरा, ब्रिटेन ऑस्ट्रिया हंगरी का सहयोगी था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी केवल पहला कथन सही है, दूसरा और तीसरा कथन गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग कितने दिन लगते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 27 दिन। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसी के कारण पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, एक क्लाइमोग्राफ में डैश को एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है जबकि डैश को वाई अक्ष पर प्लॉट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सापेक्षिक आर्द्रता, आर्द्र बल्ब तापमान। एक क्लाइमोग्राफ में सापेक्षिक आर्द्रता को एक्स अक्ष पर प्लॉट किया जाता है जबकि आर्द्र बल्ब तापमान को वाई अक्ष पर प्लॉट किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 27, मानचित्रों पर समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली खींची गई रेखाएं डैश कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आइसोथर्म। मानचित्रों पर समुद्र तल से समान तापमान वाले स्थानों को मिलाने वाली खींची गई रेखाएं आइसोथर्म कहलाती हैं और समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं और समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोबात रेखा कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28, बेरिंग जल संधि डैश के बीच का प्रवेश द्वार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच का प्रवेश द्वार है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, अदृश्य हाथ की अवधारणा डैश द्वारा पेश की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एडम स्मिथ। अदृश्य हाथ की अवधारणा एडम स्मिथ के द्वारा पेश की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 30, जेट स्ट्रीम निम्नलिखित में से किस गुण से अभिलक्षित होती है? पहला, उनका संचालन पथ लहरदार है। दूसरा, ये ऊपरी क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में अत्यधिक तीव्र गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली पवन प्रवाह को जेट स्ट्रीम की संज्ञा दी जाती है और इनका संचलन पथ लहरदार होता है और इस पवन की धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। इस वजह से इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही है।
फिर क्वेश्चन नंबर 31, द्वितीय विश्व युद्ध में डैश ने पोलैंड को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रिटेन तथा फ्रांस। द्वितीय विश्व युद्ध एक वैश्विक संघर्ष था जो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था और इस विश्व युद्ध के दौरान पोलैंड को ब्रिटेन तथा फ्रांस ने हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन प्रदान किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सरकम पैसिफिक बेल्ट में नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, माउंट विसुवियस। माउंट पिनाटुबो, माउंट सेंट हेलेंस और माउंट किलायू, ये तीनों ही सरकम पैसिफिक बेल्ट में पाया जाता है, जबकि माउंट विसुवियस मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, बहुत अधिक वाष्पीकरण के कारण लाल समुद्र में सबसे अधिक लवणता होती है, यह किस महासागर में है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, हिंद महासागर। लाल समुद्र हिंद महासागर का भाग है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, फांसीवादी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत में विश्वास करते हैं तथा यह डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन। फांसीवादी या कट्टरवादी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिद्धांत में विश्वास करते हैं तथा यह सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 1933 में वे जर्मनी के चांसलर बने लेकिन जल्द ही लोकतंत्र को नष्ट कर दिया और अपनी तानाशाही स्थापित कर ली। दी गई पंक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की बात हो रही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एडोल्फ हिटलर। 1933 में एडोल्फ हिटलर जर्मनी के चांसलर बने थे और जल्द ही उन्होंने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया था। ये जो पंक्ति दी गई है ये एडोल्फ हिटलर के लिए कही गई है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच कौन सी दाब पट्टी स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विषुवतीय निम्न दाब पट्टी। फिर क्वेश्चन नंबर 37, लोपोलिथ चट्टान का आकार क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कटोरा आकार। अवसादी चट्टानों में जब लावा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उस आकृति को लोपोलिथ कहा जाता है और ये दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 38, डैश विचारकों ने वर्ग भेद को समाप्त करने की मांग की थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, समाजवादी। समाजवादी विचारकों ने वर्ग भेद को समाप्त करने की मांग की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी के आंतरिक भाग में असांतत्य पृथ्वी के क्षेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला, रिपेटी असांतत्य, ऊपरी और निचला मेंटल। दूसरा, मोहो असांतत्य, ऊपरी और निचली भूपर्पटी। तीसरा, गुटेनबर्ग असांतत्य, बाहरी और आंतरिक क्रोड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1 यानी रिपेटी असांतत्य, ऊपरी और निचला मेंटल इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्य क्या है? पहला, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण और द्विपक्षीय संबंध विकसित करना। दूसरा, एकल मंच पर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला एवं दूसरा दोनों ही कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और वर्तमान में इसके 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र और इसके कार्य इसके संस्थापक चार्टर में निहित सिद्धांतों और उद्देश्यों द्वारा निर्देशित होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, महानदी की गाद निकालने की प्रक्रिया के कारण किस झील का निर्माण हुआ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चिल्का झील। महानदी की गाद निकालने की प्रक्रिया के कारण चिल्का झील का निर्माण हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? पहला, वायु प्रतिबल। दूसरा, दाब प्रवणता। तीसरा, तटीय स्थलाकृति और निचली उच्च दाब। चौथा, लवणता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा चारों ही कथन सही है। वायु प्रबलता, दाब प्रवणता, तटीय स्थलाकृति और निचली उच्च दाब और लवणता, ये चारों ही महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 43, मान लीजिए कि 100 यूनिट सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। इस जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? पहला, प्रकीर्ण द्वारा अंतरिक्ष में खो गया विकिरण बादलों द्वारा परावर्तन से अधिक होगी।
दूसरा, पृथ्वी की सतह पर लगभग 20 यूनिट विकिरण प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ना तो पहला और ना ही दूसरा, कोई भी कथन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, भारत के राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था। दूसरा, यह कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पहला एवं दूसरा दोनों ही कथन सही है। भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को वर्ष 1952 में शुरू किया गया था और भारत इस तरह का कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश था। फिर क्वेश्चन नंबर 45, किन राज्यों को सामूहिक रूप में भारत की कपास की टोकरी के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। इन राज्यों को सामूहिक रूप से भारत की कपास की टोकरी के रूप में जाना जाता है। कपास एक उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है। इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच औसत तापमान, 50 से 75 सेंटीमीटर की वर्षा तथा गहरी काली एवं दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। और देश में कपास उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र गुजरात, सौराष्ट्र, दक्कन पठार का काली मिट्टी क्षेत्र, पश्चिमी आंध्र प्रदेश एवं पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। इस तरह आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और अगर आप इसी तरह DSSB TGT SST के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।